बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बेहद शौक था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, दिल लगाकर पढ़ाई करती, मगर मैं जानती थी कि हमारे माली हालात मुझे इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे कि मैं डॉक्टर बन सकूं। मगर फिर भी मैं अपनी कोशिशों में मसरूफ थी कि किसी तरह से मैं डॉक्टर बन जाऊं और गरीब और बीमार लोगों की खिदमत कर सकूं। मेरी माँ गुर्दों की बीमारी के बाइस इस दुनिया से चली गई थी और अब हम सब बहन भाई दादी और अब्बा के सहारे रहते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि अम्मा का इलाज करवा सके और मेरी माँ यूं ही सिसक कर गुर्दों की बीमारी के बाइस मर गई। अम्मी के पास इतने पैसे नहीं थे, गुर्दों की बीमारी के बाइस मर गई। अम्मा को यूं ही तड़पते देखते रहते थे। अब्बा अम्मा को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भी लेकर गए, मगर वहाँ भी किसी ने अम्मा पर खातर खा तवज्जो न दी और इन्हें चंद दवाइयाँ देकर वापस घर रवाना कर दिया। अब मेरी माँ दिन रात पलंग पर तड़पती रहती थी। उनको देखकर मैं सोचती थी बस चंद साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं खुद अपनी माँ का बेहतरीन इलाज करूंगी। मगर वक्त ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता था, तो हमारे लिए वक्त कैसे रुक जाता। वक्त हमारे लिए बहुत जालिम साबित हुआ और अम्मा भी मेरे डॉक्टर बनने का इंतजार न कर सकी और इस दारे फानी से कूच कर गईं। और मेरा ये ख्वाब धर्रा का धर्रा रह गया था कि मैं डॉक्टर बनकर अपनी अम्मा का इलाज करूंगी। जिस दिन अम्मा का इंतकाल हुआ मुझे यही सदमा खाया जा रहा था कि मैंने ही डॉक्टर बनने में देर कर दी और अम्मा मेरी वजह से ही हमें छोड़कर चली गईं। अम्मा के जाने के बाद डॉक्टर बनने का जुनून आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया, लेकिन अभी मैं मुकम्मल तौर पर खत्म ना कर सकी इस जुनून को। मैंने अपनी जद्दोजहद और कोशिश जारी रखी। सदे शुक्र अब्बा लड़कियों के पढ़ने के खिलाफ नहीं थे, मगर अब्बा इस कदर भी आजाद ख्याल ना थे कि लड़कियों का मुकम्मल तौर पर आजाद छोड़ देते। इसलिए अब्बा हम लोगों पर कड़ी नजर जरूर रखते थे। मैंने घर में सबको बोल रखा था कि मुझे डॉक्टर बनने का बेहद शौक है, तो सब लोग ही मेरे इस शौक के बारे में बखूबी जानते थे और इस मामले में मुझे कोई कुछ ना बोलता था, क्योंकि सबको एक तरह से मालूम ही था कि जैसे हमारे हालात हैं, इन हालात के तनाज़ुर में डॉक्टर बनना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए सब मेरी इस बात को बेगाने का ख्वाब समझकर सुनते थे और शायद कोई मुंह नीचे हंसता भी होगा, मगर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी और मैं अपनी दुनिया में मगन थी। मगर अम्मा की मौत का सदमा भुलाए नहीं भूल रहा था। मेरी दिन रात की अनथिक मेहनत और कोशिश के नतीजे में मेरे मैट्रिक में बेहद अच्छे नंबर आए थे, जिसकी बदौलत मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल चुका था। जब मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा आया तो मुझे अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होता नजर आया। मुझे लगा कि मैं अब सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अम्मा के ख्वाब को भी पूरा कर रही हूँ। ये सोचकर मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हुई और मैं मजीद दिल लगाकर पढ़ने लगी। कॉलेज में जाते ही मेरी नई नई सहेलियां बनने लगी, क्योंकि मैं बातूनी तो बचपन से ही थी। साथ ही मैं बहुत जल्द ही सबके साथ घुल मिल भी जाती थी। यही वजह थी कि मेरी सहेलियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। वहाँ सब लोग ही डॉक्टर बनने का सपना अपनी आंखों में सजा कर आए थे, मगर सब लोग ही जानते थे कि चंद खुशकिस्मत ही लोग होंगे जो अपना ये ख्वाब पूरा कर सकेंगे। हर किसी की किस्मत में चांद कहाँ लिखा होता है। तो मैं भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से मेरा इंटर में मेरिट बन जाए और मैं डॉक्टर बनने के अहल बन जाऊं। मेरे अब्बा पहले ही बहुत मुश्किल से मेरी फीस भर रहे थे। उनका यही कहना था कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो वो पढ़ाई छुड़वा कर मुझे घर बिठा देंगे और आगे मजीद पढ़ने नहीं देंगे। इसी डर की वजह से मैं दिन रात की कोशिशों में लगी थी कि किसी तरह मैं अच्छे नंबर लेकर पास हो जाऊं, मगर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरा इंटर का नतीजा आया तो मैं पास तो हो गई थी, मगर मेरा मेरिट न बन सका। वो दिन मेरे ख्वाबों के बुरी तरह से टूटने का दिन था। मैं इस कदर रोई कि मुझे अपना दिल फटता महसूस हुआ और मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब मैं डॉक्टर नहीं बन सकती थी, क्योंकि अब कोई भी दोबारा मेरी फीस भरने पर रजामंद नहीं हो गए। यही सोचकर मुझे हौल उठ रहे थे कि मैंने अपनी माँ के लिए जो ख्वाब देखा था मैं इसे पूरा नहीं कर सकी। हर पढ़ाई का दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद होने वाला था।
रिश्तेदार लोग मुझे तंज भरी नजरों से देखते रहते थे। वो लोग पहले ही मेरे डॉक्टर बनने के बेहद खिलाफ थे और अब तो जब मेरा मेरिट ही नहीं बना था तो सबको मुझ पर हंसने का मौका मिल गया था और मैं सबसे मुंह छुपाती रहती कि कहीं कोई मुबादा मुझे देखकर हंसने ना लग जाए। इन दिनों मेरी खुद एतमादी बेहद कम हो रही थी। मैंने किसी के भी सामने आना बंद कर दिया था और सबसे ही लाताल्लुकी अख्तियार कर ली थी कि कोई मुझसे मेरे रिजल्ट के बारे में सवालात ना कर ले। इन्हीं दिनों मेरी एक कॉलेज की दोस्त ने मेरे हाथ में उम्मीद और रोशनी की एक किरण थमा दी। वो कॉलेज में मेरी अच्छी दोस्तों में शुमार होती थी और उसका भी मेरी तरह ही डॉक्टर बनने का ख्वाब था जो पूरा ना हो सका और उसके घर वाले भी पैसे देकर उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं करवा सकते थे, मगर उसे भी मेरी तरह अपने और अपने घर वालों के हालात बदलने का शौक था। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि अगर किस्मत में डॉक्टर बनना नहीं लिखा तो हम नर्स तो बन सकते हैं। इसके मशवरे ने मेरे दिल को छू लिया और मुझे इसका मशवरा माकूल लगा, क्योंकि अगर इसी तरह मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती तो अब्बा किसी से भी उठाकर मेरी शादी कर देते और बाकी की जिंदगी भी यूं ही रोते पीटते गुजर जाती। तो मैंने इसका मशवरा मानते हुए नर्सिंग के कोर्स में दाखिला ले लिया। ये मेरा ख्वाब तो नहीं था, मगर कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर होता है। तभी मैंने नर्स बनने की हामी भर ली। ये सफर भी आसान हरगिज नहीं था। बहुत सी मुश्किलें आई, मगर जो किस्मत में लिखा हो वो ही होकर रहता है। शायद मेरी किस्मत में भी नर्स बनना लिखा था, तो मेरी किस्मत ने मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मेरे पास इस बात के सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं नर्स बनूं या अपनी किस्मत से हार मानकर घर बैठ जाऊं और बाकी की जिंदगी रोते सिसकते एक एक पाई के लिए परेशान होते गुजार दूं। मैंने अपनी बाकी की जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए नर्स बनना मंजूर कर लिया। शुरू में तो मैं बहुत बुझे दिल के साथ जाती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को वक्त और माहौल के मुताबिक ढाल लिया। 4 साल में मैंने नर्सिंग की ट्रेनिंग मुकम्मल करके अब एक बतौरे नर्स तैयार हो चुकी थी। मेरे घर में सब ही खुश थे कि अब शायद इस घर के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि 2 भाई अभी छोटे थे, वो सभी कमाने के लायक नहीं थे और अब्बा की कमाई से घर का गुजारा नहीं हो सकता था। इस तरह सबको एक उम्मीद लग गई थी कि शायद इस तरह घर के हालात कुछ बेहतर हो सके। आगे सभी लोग मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते थे और उन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरना मैं अपना फर्ज समझती थी। यही वजह थी कि मैं बहुत दिल लगाकर नर्सिंग का कोर्स कर रही थी ताकि मेरे घर वालों के हालात बेहतर हो सके। मैंने अपनी तकदीर और किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। मैंने सोचा था मेरा बुनियादी मकसद ही खिदमत खल्क है, तो वो नर्स बनकर भी तो पूरा हो सकता है ना। मैंने नर्स बनते हुए खुद से वादा किया था कि मैं अपने जेरे निगरानी मरीजों की दिल से देखभाल करूंगी और इनका ख्याल रखूंगी। बस इसी सोच ने मुझे मुतमईन कर दिया था। नर्स बनने के बाद नौकरी ढूंढने की बारी आई तो इस काम में मुझे बेहद परेशानी और कोफ्त का सामना करना पड़ा। मैं नौकरी ढूंढने को जिस कदर आसान काम समझ रही थी, ये काम उस कदर आसान साबित न हो सका और इसके लिए मुझे बहुत जूतियां चिटखानी पड़ी और दर दर की खाक छाननी पड़ी। कोई अस्पताल घर से बहुत दूर था तो कोई तनख्वाह ठीक नहीं दे रहे था। इस कश्मकश और शीशो पंज में दिन गुजरते जा रहे थे और मुझे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही थी। बाहर निकलकर मैंने जाना कि नौकरी हासिल करना आसान काम हरगिज नहीं था। इसके लिए धूप में खवार होना पड़ता था और वही सब तो मैं कर रही थी। जब मुझे हर तरफ से मायूसी के गटाटोप अंधेरे और बादलों ने घेर लिया तो उस वक्त मेरी उस दोस्त ने दोबारा से मुझे रोशनी की किरण थमाई और उसने उस अस्पताल का पता दिया जहां वो मुलाजमत कर रही थी। ये अस्पताल मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं था। मैंने यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और बुझे दिल के साथ घर से नौकरी के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुँची तो देखा कि वो एक अच्छा और शानदार अस्पताल था। एक बार फिर मायूसी ने मेरे इर्द गिर्द डेरे डाल दिए और मुझे यहाँ भी बात बनती नजर नहीं आ रही थी, मगर अपनी किस्मत को मैंने आजमाने का फैसला कर लिया था। शायद आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई हो और ये नौकरी मुझे मिल जाए। इस नौकरी को पाकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपनी दोस्त का दिल से शुक्रिया अदा किया कि अगर वो मेरा कदम कदम पर साथ ना देती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। यही वजह थी कि मैं उसकी बेहद मशकूर थी और आज नौकरी मिलने के बाद
मजीद उसकी शुक्रगुजार हो गई थी। दुनिया में शायद मेरी दोस्त जैसे मुखलिस लोग भी मौजूद थे। मुझे आज यकीन हुआ कि दुनिया में सिर्फ बुराई नहीं बल्कि अच्छाई भी मौजूद है। मैंने खुशी खुशी घर जाकर घर वालों को ये खबर सुनाई तो ये खबर सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और सब बेहद खुश हुए। जहाँ मुझे नौकरी मिली वो अस्पताल बहुत अच्छा था। वहाँ के डॉक्टर और नर्स स्टाफ भी बहुत अच्छा था। गर्ल्स के वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब मेरी नौकरी बतौर नर्स शुरू हो चुकी थी। मैं रोजाना बहुत खुशी से अपने फराइज की अदायगी के लिए घर से निकलती थी और अपने तमाम फराइज खुशसलूबी से पूरे कर रही थी, क्योंकि मदद इंसानियत का जज्बा मेरे अंदर कूट कूट कर भरा था और अब अपने जज्बे की तस्कीन का मौका मिला था तो मैं इसके मौके से भरपूर फायदा उठा रही थी और खुद दिल लगाकर मरीजों की खिदमत और तीमारदारी कर रही थी। मेरी ड्यूटी जिस वार्ड में लगी थी वहाँ सबसे कोने में एक कमरा मौजूद था जहाँ किसी को भी जाने की हरगिज कोई इजाजत नहीं थी। अगर कोई वहाँ जाने की कोशिश भी करता तो उसे बुरी तरह से झिड़क दिया जाता था और उसे वहाँ जाने नहीं दिया जाता था। अस्पताल में ये बात आम थी कि इस कमरे में असेब और जिन्नात का असर है, तभी वहाँ आज तक कोई नहीं गया और ना ही किसी ने वहाँ जाने की हिम्मत की। मगर मुझे क्यों न जाने इस बात का तजस्सुस हो चुका था कि देखा जाए कि इस कमरे में क्या है, इसलिए मैंने कई बार वहाँ जाने का सोचा मगर कभी हिम्मत न कर सकी और हमेशा डर के मारे बैठ जाती। मेरा तजस्सुस डर से ज्यादा हावी हो चुका था, इसलिए मैं उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और खामोशी से इसके पास से गुजरते हुए इस कमरे का जायजा लेती। मगर मुझे कभी वहाँ कुछ महसूस नहीं हुआ। वो कमरा भी मुझे आम कमरों की तरह ही मालूम हुआ और मुझे वहाँ कुछ भी अलग थलग सा महसूस नहीं हुआ। मैंने उस कमरे के बारे में अपने सीनियर नर्स से पूछा। उसने ये कहकर मुझे मजीद डरा दिया कि इस कमरे में वाकई असेब और जिन्नात मौजूद हैं और मजीद कहा कि उसने इन असेब और जिन्नात को खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर मुझे यकीन तो ना आया, मगर इतनी बड़ी उम्र में कोई ऐसा झूठ कैसे बोल सकता था। मुझे इस बात का भी यकीन नहीं आया और उन्होंने मुझे मजीद सख्ती से इस कमरे की तरफ जाने से मना कर दिया कि अगर मैं इस कमरे में गई तो अपनी गलती की जिम्मेदार मैं खुद होंगी और कोई भी मेरी इस गलती का खामियाजा नहीं भुगतेगा। ये सुनकर मेरे दिल में इस कमरे के मामले में अजीब सा खौफ बैठ गया और मैं इस कमरे की तरफ देखने से भी कतराने लगी। मगर सच तो ये था कि मेरे अंदर तजस्सुस मजीद बढ़ता जा रहा था और मैंने अपने दिल में ठान ली थी एक बार तो इस कमरे के अंदर जाकर देखकर ही रहूंगी और जानकर ही रहूंगी कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो हर कोई वहां जाने से कतराता है और इस कदर लोगों को डरा कर रखा हुआ है। मगर अभी खुद में हिम्मत जमा करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार था और मैं अभी अपनी नौकरी को खतरे में भी नहीं डाल सकती थी, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाए। बड़ी मुश्किल से तो अभी जाकर घर के हालात सुधरे थे। मैं अभी किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। चंद दिन बाद मेरी इस वार्ड में रात की ड्यूटी लग गई। मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक थी। शुरू के चंद दिन तो मुझे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रात के वक्त ड्यूटी करने की भी आदत हो गई। बस चंद दिन मेरे ऊँगते गुजरे थे, मगर सच तो ये था कि मैं अभी भी कभी कभी रात की ड्यूटी में ऊँगने लग जाती थी और नींद लेने के लिए बेचैन हो जाती थी। मगर नौकरी का लालच मुझे कुछ भी करने से रोके हुए था। ऐसे ही एक बार मैं अपने वार्ड में बैठी थी, नींद के मारे ऊँग रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि जिस कमरे की जानिब जाना सख्ती से मना था उस कमरे में अभी कोई दाखिल हुआ है। मैं नींद से चूक कर सीधी होकर बैठ गई और अपनी आंखों के देखे पर गौर करने लगी कि आया अभी कोई इस कमरे में दाखिल हुआ है या नहीं। मगर इसके बाद मुझे कोई भी उस कमरे में जाता नजर नहीं आया। हाँ, मगर उस कमरे के बाहर लगी लोहे की कुंडी अब तक हिल रही थी, जिसकी वजह से मेरे शक को पुख्ता यकीन मिल गया कि वाकई अभी इस कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मगर मजीद हैरत की बात तो ये थी कि इस कमरे में तो कोई दिन के वक्त भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, तो रात के वक्त कोई कैसे इस कमरे में दाखिल हो सकता है। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मुझे अपने दिल में सख्त किस्म का डर महसूस हुआ और मैं अपनी आंखों का देखे को जहन से झिड़क कर दोबारा वार्ड में जाकर बैठ गई। मगर इस वाकये का तज़किरा किसी से भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी इस बात का यकीन कोई भी नहीं करेगा और सब लोग मुझ पर ही हंसेंगे।
इसलिए मैं खामोश रही। मगर अगली रात भी मैं वहीं बैठी हुई ड्यूटी कर रही थी तो मुझे दोबारा से इस कमरे में कोई दाखिल होता महसूस हुआ। इस बात को आज मैं अपना वहम समझकर झटक न सकी, क्योंकि कल रात तो मैं नींद में थी तो मैंने इसे अपना वहम समझा था, मगर आज तो मैं जागती आंखों से किसी को इस कमरे में दाखिल होते हुए देखा था। मैं काफी देर खामोशी से वहीं बैठी रही और कमरे के बाहर नजर रखी रही और कुछ देर बाद ही मुझे वहाँ से दोबारा कोई निकलता हुआ महसूस हुआ। मैं जिस जगह बैठी हुई थी वहाँ उस कमरे में दाखिल होने वाले और ना ही निकलने वाले पर हर नजर पड़ती थी। यही वजह थी कि मुझे अपनी जगह बैठकर वहाँ से कोई भी नजर नहीं आता था। हाँ, मगर साया सा सामने से गुजरता हुआ महसूस होता था। मैं इसी सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रात के इस पहर इस कमरे में कोई दाखिल हो और कौन इस कदर हिम्मत कर सकता है। अगली रात फिर मेरी ड्यूटी इसी वार्ड में लगी थी और आज आम रातों की निस्बत रश बेहद कम था। यही वजह थी कि मैं अपनी जगह बैठी गुजारी 2 रातों में जो हुआ उसे सोच रही थी और इस कमरे में दाखिल होने की हिम्मत अपने अंदर जमा कर रही थी। आखिरकार मैंने इस कमरे में दाखिल होने का फैसला कर लिया और इस कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। उस वक्त वार्ड में रश बेहद कम था, बस इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे और बाकी बैठे नींद से ऊँघ रहे थे। मैंने इसी वक्त को इस कमरे में दाखिल होने के लिए बेहतर जाना और कमरे के दरवाजे के बाहर जा खड़ी हुई। असेब और जिन्नात पर मैं यकीन नहीं रखती थी, मगर जब हर कोई असेब और जिन्नात की कहानियां सुना रहा था तो मुझे भी कुछ हद तक यकीन होने लगा था। मगर लोगों को जाता और निकलता देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इस कमरे में असेब या जिन्नात जैसी कोई चीज नहीं, बल्कि मामला कुछ और है। इसलिए तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं इस बंद दरवाजे के बाहर पहुंच गई। हैरत की बात यह थी कि दरवाजे पर बाहर से कुंडी नहीं लगी हुई थी और वो दरवाजा खुला हुआ था। मैं छुपते छिपाते अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जो कुछ देख रही हूँ इसका ताल्लुक हकीकत से होना बहुत मुश्किल था। मुझे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे कदम जैसे दरवाजे पर ही जमकर रह गए थे। आगे बढ़ने की हिम्मत मैं अपने अंदर नहीं पा रही थी। मैं बस साकित नजरों से सामने का मंजर देख रही थी, जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। इस कमरे में मेरी ही उम्र की 3 लड़कियां बिस्तर पर लेटी हुई थी। इनके चेहरे बिल्कुल सफेद हो रहे थे और पहली नजर में वो लड़कियां कमजोर और बीमार लग रही थी। मैं हिम्मत करके छोटे छोटे कदम उठाकर अंदर गई तो वो लड़कियां भी मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, जैसे वो किसी और की आमद की तवक्को कर रही थी और इन्हें मेरी आमद की तवक्को हरगिज न थी। मैं गुमसुम सी इन लड़कियों को देख रही थी। तीनों ही लड़कियां बेहद खूबसूरत नकूश की मालिक थीं। मुझे यूं ही साकत खड़े देखकर उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मजीद कहा कि डॉक्टर आने वाले हैं, तुम जल्दी से छुप जाओ। मैं जल्दी से इस कमरे में एक कोने में रखे कबाड़ के पीछे छुप गई और धड़कते दिल से डॉक्टर का इंतजार करने लगी। चंद ही लम्हों के बाद 3 डॉक्टर्स इस कमरे में दाखिल हुए। तीनों ही डॉक्टर्स इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों में शुमार होते थे और बेहद अच्छे मुहज्जिब तरीके से सबसे मिलते थे। अगले ही मंजर ने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया, क्योंकि इनमें से एक डॉक्टर ने कहा कि तीनों लड़कियों के गुर्दे निकालने का काम आज नहीं हो सकेगा। आज अस्पताल की कोई अहम मशीन खराब थी। वो डॉक्टर इन दोनों डॉक्टरों को बता रहा था और साथ ही वो तीनों लड़कियां खामोशी से सुन रही थीं। चंद लम्हों बाद तीनों डॉक्टर वहां से वापस जा चुके थे। ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई कि डॉक्टर कैसे लड़कियों के गुर्दे निकाल सकते हैं और ये काम गैर कानूनी तौर पर हो रहा है। ये काम गैर कानूनी ही हो रहा था, तभी तो इस कदर छुप छुपा के हो रहा था ये काम। मैं अपनी जगह से निकलकर दोबारा इन लड़कियों के सामने गई और उनसे इस बारे में सवाल किया तो उनमें से एक लड़की रोने लगी और कहने लगी कि हमें दूर दराज इलाकों से खरीद कर यहाँ लाया गया है और अब हमारे गुर्दे निकाल कर बेचने का काम इस अस्पताल में होता है। हमसे पहले भी कई लड़कियों के गुर्दे निकाल कर इस अस्पताल में बेचे जा चुके हैं। आज हमारी बारी थी, मगर किसी किस्म की मशीन खराब होने की वजह से आज ये काम नहीं हो सका। वो तीनों लड़कियां बेतहाशा रो रही थी। मैंने दिल ही दिल में उनकी मदद करने की ठान ली और इन्हें तसल्ली देकर तेजी से इस कमरे से वापस निकल गई और जाकर अपनी साथी नर्स को पूरी कहानी बताई। वो मेरे मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरान रह गई और मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं उसे अपने साथ लेकर इस कमरे में गई। वो इस कमरे में जाने से डर रही थी, मगर जब मैंने ज्यादा जोर दिया तो वो मेरे साथ इस कमरे में दाखिल हो गई और उसने भी इन लड़कियों की जुबान से पूरी कहानी सुनी।
और सुनकर वो भी हैरत में डूब गई। अस्पताल में इतना बड़ा गैर कानूनी काम हो रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। बहुत हैरत की बात थी। मैंने और मेरी साथी नर्स ने अस्पताल के मालिक से इस बारे में बात करने का फैसला किया। इन्हें हम सब ही जानते थे। वो बहुत खौफे खुदा वाले थे और 5 वक्त के नमाजी भी थे। तभी हम लोगों का यकीन था कि उन्हें इस मामले में कुछ खबर नहीं होगी, इसलिए हम लोगों ने इनसे बात करने का फैसला किया। हम लोगों ने जब सारी बात अस्पताल के मालिक के गोश गुजारी तो उन्हें खुद यकीन नहीं आया और वो हमारे साथ उसी वक्त उस कमरे की जानिब चल पड़े और उन लड़कियों के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर हैरत ज़दा रह गए। उसी वक्त अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और इन लड़कियों को बाहिफाजत इस कमरे से निकालकर पुलिस की हिफाजत में दारुल उमान पहुंचा दिया गया और इन डॉक्टरों को जेरे हिरासत लिया गया। मैं बहुत खुश थी कि मैंने जरा सी हिम्मत दिखाकर इंसानियत की मदद करने का हक अदा कर दिया है और अपने पेशे के साथ भी इंसाफ किया था।